चलिए, तो हमारा क्या चल रहा है, पादप जगत का वर्गीकरण चल रहा है, जिसमें हमने थैलोफाइटा पर बात की। और थैलोफाइटा में हमने क्या क्या देखा, तो हमने थैलोफाइटा में शैवाल पर बात की, कवक पर बात की, लाइकेन पर बात करी। उसके बाद में हमने बैक्टीरिया और वायरस भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज शाम को क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे, कल प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। चलिए, बिल्कुल सभी को गुड आफ्टरनून आ चुके हैं सभी लोग। हमारा आज स्टार्ट होने वाला है ब्रायोफाइटा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और देखिए बहुत सारे एग्जामों में बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हम जीरो से एडवांस लेवल तक चलेंगे ताकि पीजीटी, आपका संविदा शिक्षक और साथ ही साथ टीजीटी और बीपीएससी सारे एग्जाम कवर होते चलें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं, तो जल्दी से बताइए। इससे पहले वाली चीज़ें आप सभी लोगों ने पढ़ ली ना अच्छे से? बताओ मुझे जल्दी से, जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने पढ़ाई हैं आप सभी लोगों ने वो कवर कर लिया है, ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए, यस, बिल्कुल सभी लोगों ने कवर कर लिया है पूरी चीज़ें। अगर मैं कुछ भी पूछूं तो वो लोग ईमानदारी से और इजीली तरीके से उसको बता पाएंगे, ठीक है। हाँ, आज होंगे शशि जी, आज वायरस और बैक्टीरिया वाले आज यूट्यूब पर कराए जाएंगे और एप्लीकेशन पर भी 9 बजे लाइव क्लास दोबारा रहेगी आज, ठीक है। हाँ, वही क्लास आज रहेगी 9 बजे, तो टेंशन मत लेना। चलिए, हाँ कल लाइट चली गई थी, आज प्रभु से प्रार्थना है कि प्रॉपर सब हो जाए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब अपना। तो आप सुनना मेरी बात, ब्रायोफाइटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइटा? क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट होने वाला है शैवाल और कवक के बाद में। क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था थैलोफाइटा आया था, जिसमें ना जड़ थी, ना तना था, ना पत्ती थी, सिर्फ और सिर्फ बस शुरुआत हो गई थी पादप की, और सबसे बड़ा संघ भी बोला जाता है थैलोफाइटा को। उसके बाद में धीरे धीरे क्या, अब कौन सा आया? ब्रायोफाइटा आया। मतलब अभी शुरुआत ही है ब्रायोफाइटा की। तो पहले हम बोर्ड पर समझते हैं, जैसे हम देखते हैं पेपर में जो जो चीज़ें आती हैं उन सबको हम पहले बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, तो भैया ये जो ब्रायोफाइटा है ये किसके बाद आता है? तो आप बोलोगे सर ये थैलोफाइटा के बाद में आता है जस्ट। तो जो ब्रायोफाइटा शब्द है ये किसने दिया है, ये भी पूछ सकता है वो आपसे, कोई बताएगा? ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया है, ये शब्द किसने दिया है? शब्द बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर ये तो ब्रॉन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। किसने दिया? बहुत सारे याद करवाए मैंने ऐसे आपको, तो आप लोग बिल्कुल उन्हें याद करते चलना। ब्रॉन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसके बारे में बताया था। तो आपसे पूछा जाएगा ब्रायोफाइटा, बाद से ब्रायो, बाद से ब्रॉन। तो ब्रॉन ने सबसे पहले ये शब्द दिया था। लेकिन ब्रायोफाइटा का सर अध्ययन किस में किया जाता है? पहले हम बेसिक चीज़ देख रहे हैं, फिर मैं आपको अच्छा डिटेल में पूरा बताऊंगा। तो इसका अध्ययन किस में किया जाता है, स्टडी किस में की जाती है? अध्ययन, स्टडी अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? ब्रायोलॉजी के अंदर की जाती है। किसके अंदर की जाती है? ब्रायो। हाँ, सभी लोग जल्दी आ चुके हैं, पूरा ध्यान दो यहाँ पर। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं सबकी लॉजियाँ पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है, जल्दी बताओ। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आएगा, तो सब लोग बता देंगे। कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। लाइकेन का अध्ययन किस में किया जाता है, बैक्टीरिया का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस लॉजी लगाना है सबके पीछे आप लोगों को, बस शैवाल और कवक का याद रखना है आपको, ठीक है। तो कवक में क्या जाएगा? माइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी। तो याद रखना ब्रायोलॉजी। अब ब्रायोलॉजी किसने बताया ब्रायोलॉजी के बारे में? इसका भी तो कोई ना कोई फादर होगा। तो आपसे पूछा जाएगा फादर कौन है भैया, पिता कौन है? फादर। तो क्या नाम आ जाएगा इनके पिता का? तो इनके पिता का नाम आ जाएगा हेडविग। हेडविग करके नाम है। चलो, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, चलिए सबके नाम आ रहे हैं, ठीक है। हेडविग, तो याद रखना नाम क्या आ जाएगा? हेडविग। हेडविग। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए ब्रायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो हेडविग नामक वैज्ञानिक को ब्रायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ये पूरे विश्व में कहा जाता है। अगर आपसे बात की जाए ये पापा कैसे हैं, ये विश्व वाले हैं, वर्ल्ड फादर बोल सकते हैं, विश्व में, पूरे विश्व के पिता हैं। अब भाई भारत में किसने बताया? पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ
इंडियन ब्रायोलॉजी। तो आप क्या बताओगे? तो आप बोलोगे सर प्रोफेसर शिवराम कश्यप। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर शिवराम कश्यप। प्रोफेसर शिवराम कश्यप, शिवराम कश्यप जी थे, ठीक है। तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप ने क्या करा है, सबसे भारत के अंदर ब्रायोलॉजी को बताया है कि भैया भारत में भी ये होती है, ऐसा 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 सारी चीज़ें। क्लियर? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतना तो ठीक है, सब चीज़ें आप बता रहे हो, पहले ये तो बताओ कि जो ब्रायोफाइटा है ये क्या है, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, क्या चीज़ होती है ये ब्रायोफाइटा? तो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने देखा कि जो पादप थे वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट हुआ करते थे, सिर्फ पानी में पाए जाते थे। ये पहला पौधा था जो स्थल पर पाया गया। तो याद रखना ये पानी के बाहर पाया जाने वाला प्रथम स्थलीय पादप है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रथम स्थलीय पादप कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? ब्रायोफाइटा क्या जाएगा? प्रथम स्थलीय पादप आ जाएगा। प्रथम स्थलीय पादप है, ये स्थलीय पादप होता है, ये प्रथम स्थलीय पादप। ये सीधा पूछ लेगा। अब क्यों प्रथम स्थलीय पादप बोल रहे हैं? क्योंकि जो शैवाल होती है, याद रखना, वो शैवाल हमने देखा था कि वो मुख्यतः पानी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो जो अब आपका धीरे से पानी के बाहर निकला होगा, तो क्या ये ज़्यादा पानी से दूर जा पाएगा? आप खुद दिमाग लगाइए। ये प्रथम स्थलीय पौधा तो हम बोल ही रहे हैं कि भैया स्थल पर आ गया, लेकिन मुझे ये बताओ क्या ये पानी से ज़्यादा दूर जा पाएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं जा पाएगा। जा पाएगा क्या? जल्दी से आप लोग पार्टिसिपेट, बढ़िया ऐसे ही बताओ, जा पाएगा क्या पानी से दूर? अगर मान लो मैं ज़िंदगी भर पानी में रह रहा हूँ, अब मैं पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं पानी से ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, पास के पास में कुछ ना कुछ मेरा पानी से कनेक्शन रहेगा। बिल्कुल सभी लोग बोल रहे हैं नहीं जा पाएगा। तो क्यों नहीं जा पाएगा पानी से दूर? इसीलिए नहीं जा पाएगा कि अब सुनना मेरी बात, अब यहाँ पर ये जो होता है ना, इसका जो शरीर है, पूरी बॉडी है, इसकी काया है, जो कायिक प्रावस्था बोला जाता है, तो इसकी जो कायिक प्रावस्था होती है वो स्थल पर होती है, लेकिन ये जनन के लिए अभी भी किस पर निर्भर होता है? जल पर निर्भर होता है। तो याद रखना इसकी जो कायिक वृद्धि होती है वो स्थल भाग पर होती है, लेकिन जनन के लिए जल पर निर्भर होता है। तो मैंने क्या बोला, आप ध्यान से सुनना, मैंने बोला इसकी कायिक, कायिक मतलब पूरा शरीर, इसकी कायिक प्रावस्था, इसकी कायिक प्रावस्था स्थल पर होती है, स्थल पर होती है, पूरा शरीर इसका स्थल पर बन रहा है। लेकिन 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 जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है बताऊंगा। क्या जाएगा? जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अब मुझे बताओ, ये आपका स्थल पर भी दिख रहा है आपको? अब आप बोलोगे सर ये तो देखिए ये स्थल पर भी दिखाई दे रहा है और ये तो जल में भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जीव या ऐसे पौधे जो स्थल पर भी पाए जाते हैं और जल पर भी पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बताओ जल्दी से। ऐसे जीव या फिर ऐसे पौधे जो जल पर भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? जल्दी से बताओ सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं। हाँ, शारीरिक वृद्धि जमीन पर, बिल्कुल बिल्कुल, शारीरिक प्रावस्था, या पूरा वही बोल दो, शारीरिक वृद्धि। जल्दी से आंसर दो अब मुझे। हाँ, सांगवी जी ने आंसर दे दिया, स्मिता जी ने आंसर दे दिया कि सर उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। तो याद रखना ये जल और स्थल दोनों पर पाया जाता है, मतलब स्थल पर कायिक विकास होता है, जल में जनन के लिए जाता है। इसीलिए इसे लिख देता हूँ मैं, इसीलिए इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन, उभयचर बोले तो एम्फीबियन कहा जाता है।
कहा जाता है। ध्यान से सुनना, और जिसका भी पेपर अभी बस आने वाला है, जैसे बीपीएससी हो गया या पीजीटी टीजीटी आपका जो एग्ज़ाम है, तो वो सब लोग भी फोकस करते रहना। संविदा शिक्षक वालों की डेट आएगी तो उनको ये सब रेडी करके रख लेना है। रेलवे, एसएससी, जितने भी आपके तमाम स्टेट एग्ज़ाम है, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। बस एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग प्रश्न का लेवल बढ़ता और घटता जाता है। यही संविदा शिक्षक पूछेगा, यही अगर मान लो बिहार पीएससी पूछेगा, यही मान लो रेलवे पूछेगा, तो बस फर्क आ जाएगा क्वेश्चन उठाने में कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का आपसे पूछा जाएगा। तो आप ध्यान देते चलिएगा। तो इतना आप सभी को क्लियर हो गया कि इसको पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। तो आप इजीली बता दोगे कि सर ये दोनों पर पाया जाता है और ये सबसे पहले स्थल पर आया, इसीलिए इसे स्थलीय पादप भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो चलिए ब्रायोफाइटा, और हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ताकि आपका सारे एग्जाम कवर हो जाएं। तो ब्रायोफाइटा हमारा चल रहा है। ब्रायोफाइटा के सर अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो अभी तक हमने देखा ये पहले स्थलीय पादप होते हैं और साथ ही साथ क्या आ जाएंगे, ये उभयचर कहलाएंगे। लेकिन अभी भी इनके अंदर क्या है, संवहनीय ऊतकों का अभाव है। अभी भी इनके अंदर बीज नहीं बनते हैं। तो इनमें क्या बोल सकते हैं हम कि भैया बीज, इनमें जड़ तना पत्ती तो विकसित हो गए हैं। मतलब जो थैलोफाइटा थे उनमें ना जड़ थी, ना तना था, ना पत्ती थी। अब इनके कुछ के अंदर क्या आ गए, जड़ आ गया, तना आ गया, पत्ती आ गई। कुछ में अभी विकास हो रहा है, अभी पूर्ण रूप से नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं कि जड़, तना और पत्ती के समान संरचनाओं का इनमें क्या हो गया, विकास हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनते चलना, बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इसमें बोल दोगे जड़, तना, पत्ती का तो विकास हो गया, लेकिन इनमें मैं लिख देता हूं, इनमें जड़, तना एवं पत्ती का विकास हो गया, लेकिन हो गया, लेकिन संवहनीय ऊतक, देखो इसका अब नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है क्योंकि अब इलेक्शन हो चुके हैं, तो अब उनको देना ही देना पड़ेंगे। बस एक बार ये प्रधानमंत्री पद और डिसाइड हो जाए कौन के पास जाने वाला है, कौन बनने वाला है। ये भी बड़ा बहुत बेहतरीन मुद्दा चल रहा है अभी। इनमें जड़, तना एवं पत्ती का विकास हो गया है, लेकिन मैंने क्या बोला, संवहनीय ऊतक। क्या आप लोग संवहनीय ऊतकों के नाम बता पाओगे? कितने होते हैं संवहनीय ऊतक, जल्दी से बताओ। अगर आप मुझसे शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं तो आप बता पाओगे। संवहनीय ऊतक एवं बीज का अभाव होता है, बीज का अभाव होता है। बीज का क्या होता है, अभाव होता है, अभाव होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो, जाइलम और फ्लोएम। तीसरा कौन सा आएगा? चलिए दो। हाँ, जिन्होंने 3 बताया मुझे आप एक आधा आंसर और बता सकते हैं जोड़ के, तो मुझे आपत्ति नहीं रहेगी। आप बताइए। चलिए, बाकी तो सभी लोगों के जाइलम फ्लोएम आ रहा है। आप सुनना, इतना आपको क्लियर हो गया भैया, ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपसे बोला जाएगा कि ठीक है, इसके पहले आ रहा है थैलोफाइटा, इसके बाद में क्या आएगा? मतलब आप भी क्लास में बैठे हुए हैं, थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगाते चलिए। मैंने शुरुआत में पहला लेक्चर याद करो, पूरा चार्ट बनवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत में तो आपको थैलोफाइटा आ रहा है, शैवाल आ रहा है, इसके बाद में क्या आएगा? बता पाओगे? बताओ। चलो, आपका आ रहा है, तब तक मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है। तो अगर आप बात करें विकास की दृष्टि से, अगर हम देखें विकास की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, तो विकास की दृष्टि से थैलोफाइटा, बहुत बढ़िया, नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो विकास की दृष्टि से यह थैलोफाइटा याद रखना, या फिर मैं थैलोफाइटा के अंतर्गत डायरेक्ट बोल सकता हूं शैवाल, क्योंकि वही जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती थी, प्रकाश संश्लेषण करता था। तो हम थैलोफाइटा भी बोल सकते हैं,
ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर विकास की दृष्टि से शैवाल एवं और आंसर आ चुका है सभी लोगों का, बिल्कुल टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा, बिल्कुल शैवाल एवं टेरिडोफाइट्स, टेरिडो पढ़ेंगे हम इसको भी अच्छे से, टेरिडोडा आएगा, टेरिडोफाइटा या पेपर में टेरिडोफाइट्स भी बोल देते हैं, टेरिडोफाइटा के मध्य की कड़ी भी बोला जाता है, ध्यान से सुनना, के मध्य की कड़ी, के मध्य की कड़ी भी बोला जाता है, मध्य की कड़ी भी बोला जाता है, कड़ी भी बोला जाता है। अब आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो, इतनी सी अभी की क्लास में आप सीख चुके हो कि भैया ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी के अंदर किया जाता है। ब्रायोफाइटा शब्द ब्रॉन ने दिया है, जबकि जो आप ब्रायोलॉजी देखोगे तो वो किसने दिया है, तो हेडविग ने विश्व में दिया है, भारत में किसने, जयराम कश्यप जी ने दिया हुआ है, ये आप देख चुके हैं। फिर आपने देखा जो ब्रायोफाइटा है सर इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये किसके जैसे दिख रहे हैं, थोड़े से टेरिडोफाइटा, थोड़े से थैलोफाइटा, बीच की कड़ी इनको बोला जा रहा है। ये सबसे पहले स्थल पर आ गए, स्थलीय पादप, लेकिन ये प्रजनन के लिए अभी भी पानी में जाते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। इतना क्लियर। अब आप बोलोगे सर इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने, ये तो बताओ इसके अंदर पौधे कौन से आते हैं, हम क्या देखेंगे। तो चलिए इसके अंतर्गत पौधे कौन कौन से आते हैं इन पर बात करते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत पादप, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत पौधे कौन कौन से आएंगे, आने वाले पौधे, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत पौधे कौन कौन से आएंगे। तो इसके अंतर्गत 3 क्लास, मॉस बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बहुत बढ़िया। और आप लोग बताओ, चलो आप लोग भी कोशिश किया करो, बिल्कुल बताइए। तो 3 क्लास में बांट दिया गया है, इसे याद रखना। सीधे सीधे मैं नाम लिख देता हूं। सबसे पहले लिवरवर्ट, क्या आ जाएगा, लिवरवर्ट, लिवरवर्ट भी बोल देते हैं या लिवरवर्ट भी बोल देते हैं। एक आ जाएगा आपका हॉर्नबिट, क्या आ जाएगा, हॉर्नबिट। ये नाम पूछ लेता है आपके छोटे मोटे एग्जाम में, या बिहार पीजीटी तक में ये सीधे पूछ लेता है। संविदा शिक्षक उठा के देखो, आप रेलवे, एसएससी, सीजीएल तक में देखो तो सीधे पूछ लेता है हॉर्नबिट किसके अंतर्गत आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो आपको सीधा सीधा आंसर लगाना है अगर आपको पता है। तो लिवरवर्ट आएगा, हॉर्नवर्ट आएगा, और इसमें मॉस आ जाएगा, काई आ जाएगा, मॉसिस काई, याद रखना। मॉसिस में क्या आ जाएगा, काई आ जाएगा आपका। अब आप बोलोगे सर यार ये लिवरवर्ट क्यों नाम रखा है। वैसे तो मैं इन तीनों के बारे में पढ़ाऊंगा, अगर आज इस टाइम में मिला तो आज, नहीं तो एक क्लास पूरी इनके बारे में हम लेंगे। तो इसका नाम लिवरवर्ट क्यों रखा, क्योंकि इसकी संरचना आप देखोगे तो आपको कैसी दिखाई देगी, हल्की सी आपको कैसी, लिवर के जैसी दिखाई देगी। इनकी संरचना कैसी दिखाई देगी आपको, हल्की लिवर के जैसी दिखाई देगी। इस प्रकार इनकी संरचना आपको दिखाई देती है, लिवर के जैसी दिखाई देती है। ठीक है, हम आगे देखेंगे पूरा का पूरा। लिवर के जैसी इनकी क्या होती है, संरचना होती है, इसीलिए लीवर हमारा जो लीवर रहता है ना, लीवर, यकृत, तो लीवर लाइक स्ट्रक्चर के कारण इसका नाम क्या होगा, लिवरवर्ट। अब आप बोलोगे सर हॉर्न क्या होता है, हॉर्न मतलब सींग, बैल आपने देखा है, बैल तो यहाँ बनाऊंगा नहीं मैं सींग अकेले बना देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार आपने जानवरों के सींग वगैरह देखे होंगे। ठीक है, मैं अकेला मुंह बनाया है मैंने जानवर का, ये देखिए। तो इस प्रकार से आप जो सींग देखते हो, ये सींग भी खराब बने हुए हैं, आप तो ध्यान देना। इस प्रकार से जैसे भी आपको सींग अच्छे लगे तो ये तो ये क्या है, सींग है। ये सींग को श्रृंग भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसका जो संरचना होती है सींग के जैसी रहती है, श्रृंग के जैसी रहती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, हॉर्नबिट। और मॉस काई तो आपको पता है कि भैया कहीं पर भी जहाँ पर नम और छायादार स्थान होगा वहाँ पर ये पाया जाएगा। तो ये मुख्यतः छायादार एवं नम स्थान पर पाए जाते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो ब्रायोफाइटा हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये छायादार, छाया होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं मिलेंगे, छायादार एवं नम स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि पानी के पास में रहेंगे तो नमी तो होगी। तो छायादार एवं नम स्थानों पर पाए जाते हैं।
अब कुछ क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो छोड़ो, कुछ क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि भैया लिवर बर्ट के अंदर क्या क्या आएगा। लिवर बर्ट का आपसे पूछ लेता है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कुछ आप नाम याद रखो, जैसे आपने नाम सुना होगा मार्केंसिया, ये पूछेगा आपसे कि भैया मार्केंसिया नामक पौधा किस में आता है। मार्केंसिया तो आप बोलोगे ब्रायोफाइटा के अंदर आ जाएगा। और इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, रिक्सिया, रिक्सिया, रिंकिया नहीं, तो आप बोलोगे सर रिक्सिया भी इसी के अंदर आएगा। रिक्सिया भी आपसे पूछ लिया जाता है, और कभी कभी तो ये तीनों को ही पूछ लेता है, और बड़े बड़े एग्जामों में तो यहीं से सीधा पूछ लिया जाता है। और क्या जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा पेलिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नीलम जी ने आंसर दिया, बिल्कुल पेलिया, पेलिया भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, तो आप बोलोगे राइला आ जाएगा, राइला, हाइला नहीं, राइला। हाइला क्या है, अगर मुझसे बायोलॉजी पढ़ा होगा तो हाइला भी आ जाएगा आपका। और एक और आ जाएगा पोरेला, पोरेला, इनके बारे में भी हल्का फुल्का मैं आपको पढ़ा दूंगा, कुछ भी चीज़ें नहीं छूटेंगी आपकी, तो इतना बिल्कुल। हाँ फ्यूनेरिया नहीं आएगा इसके अंदर। हाँ इसके अंदर की बात कर रहा था मैं अभी, लिवर बर्ट के अंदर। लिवर बर्ट के अंदर कौन कौन से आएंगे, मार्केंसिया आ जाएगा, रिक्सिया आ जाएगा, पेलिया आ जाएगा, राइला आ जाएगा, पोरेला आ जाएगा। तो ये लिवर बर्ट, और लिवर बर्ट किस में आएगा, ब्रायोफाइटा में आएगा। तो ब्रायोफाइटा पूछे तो सीधा सीधा सब कुछ, लिवर बर्ट पूछे तो ये लिवर बर्ट। अब आता है हॉर्नबिट, सींग के जैसा है। तो हॉर्नबिट में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है कि हॉर्नबिट को एंथोसिरोस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, एंथोसिरोस, एंथोसिरोस। आगे मैं इनको पढ़ाऊंगा भी इनके क्लास के बारे में। तो एंथोसिरोस के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एंथोसिरोस नाम से ही क्वेश्चन आते हैं, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, एंथोसिरोस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो मॉसेस है, मॉसेस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे मॉस काई के अंदर, एक काई के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं कौन सा कलर ले लूँ बताइए, ग्रीन कलर ले लूँ। तो आप देखोगे फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया इसी के अंदर आएगा, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया आपका क्या आ जाएगा, मॉस आ जाएगा। काई आपने पानी के आसपास लगी देखी होगी, चिकनी चिकनी सी काई, ठीक है। तो ये फ्यूनेरिया किस में आता है, मॉस के अंदर आ जाता है। ये भी पूछते हो, फ्यूनेरिया को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, याद रखना। अदर नेम लिख दूं क्या, लो आप बोलोगे सर लिख दो यार, अब क्या जा रहा है। अदर नेम, अदर नेम, तो इसके अदर नेम क्या हो जाएंगे, इसको दो नामों से और जाना जाता है जो बार बार पूछ लिया जाता है, रोप मॉस और कॉर्ड मॉस। रोप मॉस या रोप काई के नाम से भी जाना जाता है, कॉर्ड मॉस, कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड मॉस के नाम से भी, मॉस, मास नहीं मॉस, ठीक है। तो रोप मॉस और कॉर्ड मॉस के नाम से भी जाना जाता है, इतना आपको याद रखना है। फ्यूनेरिया के बाद में एक आपको याद रखना है, स्फेगनम। स्फेगनम भी इसी के अंदर आता है, स्फेगनम, क्लियर। तो स्फेगनम के भी कुछ अदर नेम होते हैं, स्फेगनम को भी अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे आप बोल दोगे सर इसे पीट मॉस, इसको दो अन्य नाम कौन से जाएंगे, पीट मॉस, ठीक है। आप एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। बॉग मॉस के नाम से भी जाना जाता है, बॉग, बॉग, बॉग मॉस, ठीक है। तो इतना आपको सबसे पहले याद रखना है कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे कौन कौन से हैं। तो ये आप इतना आप बता पाओगे, फिर मैं अंदर आगे बढ़ता हूं। इतना आप सभी लोग बताओगे, इतना क्लियर हो गया। अगर आपसे स्फेगनम पूछे किस में आएगा, फ्यूनेरिया पूछे किस में आएगा, बताइए। इतना आप सभी लोग बता दोगे। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इतना सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, ये जो ब्रायोफाइटा हैं सबसे पहले ये स्थल पर आए, तो क्या हम इन्हें सक्सेसफुली स्थलीय प्लांट या फिर आपसे लैंड प्लांट के नाम से बोल सकते हैं क्या? पेपर में क्वेश्चन आया था, क्या हम सक्सेसफुली
मतलब बिल्कुल सफलतापूर्वक स्थलीय पादप बोल सकते हैं क्या इन्हें? सक्सेसफुली लैंड प्लांट बोल सकते हैं क्या? बताओ जल्दी से, देखते हैं कमेंट आप लोगों की बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, चलिए बताओ मुझे, ब्रायोफाइट को सक्सेसफुली लैंड प्लांट बोल सकते हैं क्या? ब्रायोफाइटा चल रहा है हमारा, ब्रायोफाइटा। चलिए ओके ओके, सबके आंसर आ रहे हैं नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं? तो आप बोलोगे सर ब्रायोफाइटा को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक सक्सेसफुली लैंड प्लांट, स्थलीय पादप, पेपर में लैंड प्लांट लिख के दे दिया था उन्होंने, स्थलीय पादप। बताइए बोला जाएगा क्या? स्थलीय पादप नहीं मानते हैं, तो याद रखना ब्रायोफाइटा को सफलतापूर्वक स्थलीय पादप नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता है। इसके पीछे दो रीजन है, इसके पीछे कितने रीजन है? दो रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है? क्योंकि इनमें क्या होता है, संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते हैं। भाई तो पानी कैसे ऊपर चढ़ेगा? अगर इन्हें सक्सेसफुली लैंड प्लांट मान लेंगे तो लैंड प्लांट में तो संवहनीय ऊतक होते हैं, तब तो पानी चढ़ पाएगा, तो इनमें पानी कैसे चढ़ेगा? हाँ चलिए बिल्कुल, नमस्ते, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जुड़ गए आप। चलिए तो याद रखना यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि सर इसमें संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते, संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। तो भैया इसमें संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते हैं, तो आखिर इसमें पानी कैसे चढ़ेगा ऊपर? आपका ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि स्थल पर तो ये भी पाए जाते हैं। तो हमने पेरेनकाइमा पढ़ा था, मृदु ऊतक, जो जीवित ऊतक रहते हैं उनके द्वारा, इनकी ज़्यादा ऊंचाई तो रहती नहीं है, थोड़े बहुत इतने इतने से ऊंचे रहते हैं, छोटे छोटे से, अभी मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, तो थोड़े ऊंचे रहते हैं ये। तो इनमें क्या होता है, पानी मृदु ऊतक के द्वारा ऊपर चढ़ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें जल का संवहन, इनमें जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इनमें जल का संवहन, जल का संवहन मृदु ऊतक के द्वारा होता है, मृदु ऊतक के द्वारा होता है, ऊतक के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? तो इनमें क्या हो रहा है, संवहन मृदु ऊतक के द्वारा हो रहा है। और क्या होगा, तो इनको क्या हो रहा है, इनमें ध्यान से सुनना, निषेचन के लिए जल भी अनिवार्य होता है। क्या होता है? दूसरा, निषेचन के लिए जल अनिवार्य होता है। जबकि भैया स्थल वालों को ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इन्हें पानी में जाना पड़ता है, इनके जो बीज बन रहे हैं उन्हें पानी के द्वारा छोड़ा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे, निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, इन्हें सफलतापूर्वक स्थलीय पादप नहीं माना जाता है। ये पूछ लिया जाता है तो आप सभी लोग इतना इजीली बता दोगे कि सर सफलतापूर्वक स्थलीय पादप क्यों नहीं माना जा रहा है इन्हें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? इनका आवास तो आपको पता ही चल गया, छायादार एवं नम स्थानों पर ये पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इनका शारीरिक संरचना कैसी होती है? बताओ जल्दी से, क्या आप लोग बता पाओगे? अभी शुरुआत है इनकी, तो कैसी इनकी संरचना रहेगी, शारीरिक संरचना? चलते हैं आगे। ब्रायोफाइटा की शारीरिक संरचना, ब्रायोफाइटा की शारीरिक संरचना क्या इनमें जड़ पाई जाती है? जल्दी बताओ, क्या इनमें जड़ पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? जल्दी बताओ जितने लोग देख रहे हैं, क्या इनमें जड़ पाई जाएगी? सरल सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं बता पाते। क्या इनमें जड़ पाई जाएगी? चलिए ओके, बिल्कुल राइट आंसर आ गया है, बिल्कुल सभी लोगों के आंसर आते जा रहे हैं, बिल्कुल या ओके। तो इनमें जड़ नहीं पाई जाती है। सर ये क्या कर दिया, पूरा जज्बात बदल दिया आपने। तो क्या पाया जाता है? तो आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल नीलम जी का आंसर सही था, उसमें जड़ नहीं पाई जाती है।
भागीरथी जी का आंसर भी था कि जड़ नहीं पाई जाती है। तो इनमें जड़ नहीं पाई जाती है। सर क्यों पागल बना रहे हो, अभी आप बोल रहे थे स्थल पर पाए जाते हैं, तो अभी बात करते हैं ना। इनमें जड़ नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। इनमें जड़ नहीं पाई जाती है उनके स्थान पर, मतलब जड़ के स्थान पर, उनके स्थान पर इनमें जड़ नहीं पाई जाती है। उनके स्थान पर क्या पाया जाता है, तो आप बोल सकते हो मूलाभास पाए जाते हैं। जड़ की तरह दिखने वाली संरचना जो अभी विकसित हो रही है, शुरुआत हो रही है, इन्हें हम राइजोइड के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा, राइजोइड्स बोला जाएगा। तो इनमें जड़ नहीं पाई जाती है, उनके स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उनके स्थान पर मूलाभास। मूलाभास बोले तो राइजोइड, इंग्लिश नाम भी लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश नाम में लिख के लाया हूँ RHI, राइजोइड बोलेंगे ZOIDS इंग्लिश वालों को भी, ताकि पता लग जाए। तो याद रखना, इसमें जड़ नहीं पाई जाती, उनके स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। अब जो मूलाभास होते हैं, ध्यान से सुनना, ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। बिल्कुल याद रखना, इनमें जड़ नहीं पाई जाती है, बिल्कुल। अब जो मूलाभास होते हैं ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं। ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिका से बने हुए एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये पूछ लेता है बहुकोशिकीय। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया एक कोशिकीय किस में होंगे और बहुकोशिकीय किस में होंगे। ये भी आपसे अगर मान लो वो पेपर वाला पूछ ले तो आप क्या बताओगे, एक कोशिकीय किस में पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे सर एक कोशिकीय नॉर्मली किस में पाए जाएंगे, मार्केंसिया में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, चलिए इतना क्लियर हो रहा है। तो ये एक कोशिकीय किसमें, रिक्सिया और मार्केसिया, जो हमने पढ़ा था ना लेवर बर्ड में, रिक्सिया और मार्केसिया, रिक्सिया में पाए जाएंगे, रिक्सिया और मार्केंसिया में पाए जाएंगे। रिक्सिया और मार्केंसिया में कौन से पाए जाते हैं, एक कोशिकीय पाया जाता है। और अगर आपसे बहुकोशिकीय पूछे तो फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बहुकोशिकीय, फ्यूनेरिया में क्या होते हैं, बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें जो विशेष कर वो पेपर में अलग से देता है और पूछ लेता है, तो वो चीज़ें मैं आपको सारी बताते चल रहा हूँ, जो आप कहीं पढ़ते नहीं हो, जो चीज़ें आप मिस कर देते हो। और बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कठिन लग सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग पहली बार में चीज़ों को, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना करता है। तो हमें सीखना है, और हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमें आदत लग जाती है। तो बस हमें क्या करना है, बार बार एक दो बार रिवीजन करना है, अपने हाथ से नोट्स बना लेने, आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। कभी भी आपको बॉटनी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो इतना सभी को क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो हमने देखा कि ब्रायोफाइटा की शारीरिक संरचना, तो पादप का शरीर कैसा होगा, इतना हम बात कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा हम देख चुके हैं। चलिए इतना क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम पादप शरीर की बात और कर लेते हैं कि पादप शरीर भी इनमें दो प्रकार का होता है। जो आपका शारीरिक संरचना है, मतलब हम बात कर रहे हैं पादप शरीर की। पादप शरीर, इनका जो पौधा रहता है उनका शरीर दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका थैलस और एक होता है फोलियोज। कैसा होता है फोलियोज, मतलब हमने फोलियोज पढ़ रखा है पहले। हमने देखा था फोलियोज का मतलब होता है कि पत्तियों में विभक्त होने वाली संरचना। फोलियोज मतलब किस में हो जाएगा, पत्तियों में विभक्त होने वाली संरचना। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अभी शुरुआत मान लो हो रही है, विकास हो रहा है। पादप का शरीर कैसा है, दो प्रकार का है। एक कैसा आ जाएगा, थैलस, और एक कैसा आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर फोलियोज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, फोलियोज।
तो थैलस में क्या आ जाएगा, तो थैलस में आ जाएगा, याद रखना इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती हैं, तो याद रख सकते हो आप, वैसे भी आपको पता है थैलस, बस उनकी समान संरचना पाई जाती है। तो जड़ तना एवं पत्ती का अभाव होता है, पत्ती का अभाव होता है, अभाव होता है। अब ऐसा नहीं है कि देखो पूर्ण रूप से अभाव हो, उनके स्थान पर क्या होता है, छोटी मोटी उन्हीं के जैसी संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं। हमसे तो अगर पेपर में पूछे तो हम बिल्कुल इजीली बता पाएंगे कि भैया जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, उसके स्थान पर उनमें क्या होते हैं, जड़ की जगह मूलाभास पाए जाते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो आप एग्जाम्पल में वही लगा देना, दोनों चीज़ें कौन कौन सा, रिक्सिया और मार्केंसिया, उनके समान संरचना पाई जा रही है, तो याद रखना रिक्सिया, जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब आपको पता चलेगा, मार्केंसिया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, लेकिन जड़ तना पत्ती के समान संरचना पाई जाती है, सम संरचना हो जाएगी, उन्हीं के जैसा रहेगा, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट आपका बॉटनी नहीं था इसलिए बहुत कम याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता है, बायोलॉजी में इन चीज़ों को डाल दिया जाता है, लेकिन हम बार बार एक दो बार पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बस हमें एक दो बार पढ़ना है। तो इनमें थैलस होता है, फेलियोज में बस आपको क्या याद रखना है, फेलियोज का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें रखना कुछ पादपों में शरीर जिनमें फेलियोज मतलब पत्ती लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीफी एक्सेस पाया जाता है, मतलब आप बोल सकते हैं परिणाम वृत्त पाया जाता है, ऐसा ही शब्द उन्होंने लिख के दिया था पेपर के अंदर। याद रखना लीफी एक्सेस शब्द लिखा था पर्णिल अक्ष, इनमें पर्णिल अक्ष पाया जाता है, मतलब पत्तियां पाई जाती हैं, सीधी बात है। पर्णिल अक्ष को क्या बोलेंगे, लीफी एक्सिस, ठीक है। इनमें पर्णिल अक्ष पाया जाता है, मतलब इनमें क्या होता है, पत्तियों की समान संरचना पाई जाती है। जैसे स्फेग्नम आ जाएगा, इसमें मॉस फ्यूनेरिया वाला आ जाएगा, तो आप एग्जाम्पल इसमें लगा सकते हो, स्फेग्नम, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, इसी के अंदर फ्यूनेरिया भी आ जाएगा, फ्यूनेरिया, ठीक है। बस आपको एक दो बार आपको पढ़ना है तो बाकी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ बस आपको याद रखनी है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा कर सकती है। जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, मतलब थैलस शरीर होता है एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा बिखरा हुआ शरीर दिखाई देगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन कुछ में क्या होता है, पत्तियों की समान संरचना पाई जाती है। अब सर ये प्रजनन कैसे करते हैं, इनके हम जनन अंग की हम बात करने वाले हैं। अब इतना सभी को क्लियर हो गया क्या, पहले ये बताओ, अगर यहाँ से कुछ भी चीज़ आपसे पूछ ली जाए तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। अब हम जनन के आधार पर मेन प्लांट बॉडी की बात करने वाले हैं, मेन प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है या फिर आप देखोगे हैप्लॉयड होती है, अगुणित होती है या द्विगुणित होती है, ये बताओ मुझे। चलिए देखो, मैं आपको सारी चीज़ें जीरो से कवर करवाते हुए चल रहा हूँ, ताकि क्या है, देखो वैसे तो बेसिक क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ लिया जाता है, लिवर बर्ड से पूछ लेगा, हॉर्न बर्ड से पूछ लेगा या मॉस से पूछ लेगा। ये एग्जाम्पल किस में आते हैं, क्या आते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कैसे पौधे, इतना नॉर्मल एग्जामों में पूछ लेता है। लेकिन कभी कभी ये शिक्षक लेवल पे ऐसे आप टीजीटी पीजीटी या फिर ऊपर और लेवल पे जाते हो, बीपीएससी पे जाते हो, संविदा शिक्षक, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछने के चांस बन जाते हैं। तो आप सभी को सभी चीज़ें लेकर चलवा रहा हूँ मैं, ताकि कभी आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो जल्दी से मुझे बताओ, इनका जो हमने शारीरिक संरचना देखी, अब आप जनन के आधार पर इनकी मेन बॉडी कैसी रहती है, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, मतलब इनमें सिंगल गुणसूत्र पाए जाते हैं कि जोड़े में गुणसूत्र पाए जाते हैं, डबल गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या कोई बता पाएगा। मेन प्लांट बॉडी, मुख्य पादप शरीर कैसा होता है इनका, ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये सच में बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा में
मुख्य पादप शरीर। मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, अगुणित होता है। अगुणित बोले तो आप बोल सकते हैं एन, सिंगल एन से दर्शाया जाता है और इंग्लिश में इसे बोला जाता है हैप्लॉइड। क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड बोला जाता है। तो इनका शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है। इंग्लिश नाम भी लिख दूं मैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड अगुणित होता है, अगुणित होता है, याद रखना। मतलब इसके द्वारा क्या होता है? युग्मकों का भी निर्माण होता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए, हाँ, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। ये आपको बस इतना सा याद रखना है, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। मतलब इसमें गुणसूत्र भी बनते हैं। जब गुणसूत्र बनेंगे मतलब इसके द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाएगा। मतलब नर और मादा वाला भाग, जैसे मेल में हमारे अंदर क्या होता है? स्पर्म होता है। फीमेल में क्या होता है? एक अंडा होता है। इसमें भी जब ये मुख अगुणित हो रहा है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड बोला जा रहा है, मतलब इसके अंदर भी युग्मक बनते हैं। याद रखना, मतलब इसके अंदर भी क्या बन जाएगा? गैमेट बनते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। ये भी याद रखना है आपको। इसके द्वारा क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। और यहाँ से प्रश्न अब पूछे जाएंगे, इसके द्वारा युग्मक कैसे बनते हैं, क्या होता है, हम बात करेंगे। इसके द्वारा युग्मक, गैमेट, गैमेट, जी इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी? GAMETE। याद रखना, इसके द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, निर्माण होता है, होता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? याद रखना, ब्रायोफाइटा की बात चल रही, युग्मकोद्भिद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? युग्मकोद्भिद। जो शब्द आ रहे हैं ना, इनको आप एक दो बार नाम लोगे मेरे साथ तो आपका काम हो जाएगा। युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद क्या बोला जाता है? युग्मकोद्भिद के नाम से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। गैमेटो, सुनो, GAME, गैमेटोफाइट। याद रखना, इंग्लिश नाम भी याद रखना। कभी कभी इंग्लिश को हिंदी में करके दे देता है वो, तो पूछा जाएगा ब्रायोफाइट क्या होते हैं? युग्मकोद्भिद होते हैं। क्या होते हैं? युग्मकोद्भिद होते हैं। गैमेटोफाइट होते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो उनका शरीर होता है ना, वो गैमेटोफाइट होता है। अब गैमेटोफाइट के अंदर क्या आ जाएगा? तो हम स्पोरोफाइट देखेंगे। तो वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है? गैमेटोफाइट बोलते हैं। और जो गैमेटोफाइट होता है ना, युग्मकोद्भिद होता है, इसी पर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके द्वारा युग्मकों का निर्माण हो रहा है, नर और मादा युग्मक होते हैं, इसीलिए इसे युग्मकोद्भिद कहा जाता है। युग्मकोद्भिद कहा जाता है, युग्मकोद्भिद कहा जाता है। ठीक है। और गैमेट पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या होता है? जो गैमेट, अभी मैं आपको बना के बताऊंगा, पूरी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो आपका उसका गैमेट है, तो गैमेट पर आप बोल सकते हो युग्मक पर क्या पाए जाते हैं? युग्मक, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब इनमें जो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, तो सेक्स ऑर्गन भी नर और मादा के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। और जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और एक खोल या जैकेट से ढके हुए होते हैं। अभी मैं आपको चित्र बना के बताऊंगा। तो आपको इतना याद रखना है कि इनमें क्या होता है, पेपर में पूछेगा कि सेक्स ऑर्गन कहाँ पर पाए जाते हैं, जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो युग्मकोद्भिद पर पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो जनन अंग इनमें होते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है? जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है? या फीमेल सेक्स ऑर्गन को भी मैं लिख ही देता हूं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या आप लोग बता पाओगे?
फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है। तो याद रखना, जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसे बोलते हैं पुंधानी। क्या बोलते हैं? पुंधानी। इंग्लिश भी नाम याद रखो, इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम बोला जाता है। बहुत बढ़िया, शशि जी ने आंसर बता दिया था पहले ही, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। चलिए इंग्लिश में आपके उससे देख के लिख देता हूँ, एंथ्रीडियम। तो याद रखना एंथ्रीडियम, ANTHERIDUM, एंथ्रीडियम याद रखना है आप सभी लोगों को, तो आज का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रीडियम, ठीक है, सही लिखा है आपने। ठीक है, एंथ्रीडियम बोला जाता है। और मादा वाले भाग को स्त्रीधानी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्त्रीधानी। आर्किगोनियम, इंग्लिश नाम क्या आ जाएगा? आर्किगोनियम आ जाएगा। आर्किगोनियम किसी ने लिख के नहीं भेजा, चलिए मैं ही लिख देता हूँ, ARC, मोबाइल पे देख लेते हैं, CHE, GONIUM, आर्किगोनियम। बिल्कुल, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोला जाता है। अभय जी ने बता दिया था, बहुत बढ़िया शशि जी ने। तो आप देखो बहुत सारे एग्जामों में तो सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है। तो ये भी आप लोगों को इतना याद रखना है। इतना क्लियर हो रहा है? ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब जिसमें गुणसूत्र सिंगल होता है, डबल नहीं होता है, सिंगल होता है, जोड़े में नहीं पाया जाता है। डबल 2N लिखा होता है वहाँ जोड़े में, जैसे हमारे अंदर डिप्लॉइड के रूप में पाया जाता है, द्विगुणित होता है, याद रखना। तो इतना आप सभी को क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ। इतना अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ, थोड़ा सा और हम चीज़ों को देखेंगे। चलें, जल्दी बताओ, जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे सभी लोग बताइए, इतना सभी को क्लियर हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि यहाँ से आपका चाहे बिहार PGT हो, TGT हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं और यहीं से निकलकर सारे प्रश्न आते हैं। और कैसे आते हैं ये भी मैं आपको प्रैक्टिस कराते चल रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है एप्लीकेशन पर। तो चलिए बिल्कुल जी, यस यस यस, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? पुंधानी, मतलब मेल ये सेक्स ऑर्गन कैसे दिखाई देते हैं। चलिए हल्का सा मैं आपको बना देता हूँ। ब्रायोफाइटा में जनन अंग, ब्रायोफाइटा में जनन अंग कैसे दिखाई देते हैं? जनन अंग ब्रायोफाइटा में अगर हम जनन अंग की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा, कौन सा वाला देखा, कि ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पुंधानी वाले की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे इसे, दिख गया? ऐसे इतना आपको इसका याद ऐसे बना लेना है। आप अगर अपने हाथ से बनाओ, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसमें बीच में भी ऐसे ऐसे इसमें सेल मल्टी सेल्यूलर रहता है ना, तो अलग अलग इसमें क्या होती हैं, सेल भी पाए जाते हैं मल्टी सेल्यूलर। और इस पे मैंने बताया था एक जैकेट पाया जाता है, जैकेट लाइक स्ट्रक्चर। इस प्रकार से इस पे जैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैकेट लाइक स्ट्रक्चर पूरे में ही पाया जाएगा, इस साइड वाले भाग में भी। और बीच में क्या होता है, ये खंड में अलग अलग भाग में ये क्या होता है, बटा होता है। इस प्रकार से इसकी ऐसी संरचना होती है। तो ये कौन सा आ जाएगा? पुंधानी आ जाएगा। इसका नाम क्या आ जाएगा? पुंधानी। पुंधानी। अब ये कैसा दिख रहा है मुझे ये बताओ? पुंधानी ये मेल वाला है, दिख रहा है सभी को? एक मिनट, हाँ चलिए प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंथ्रीडियम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अभी हमने देखा था एंथ्रीडियम, ANTHERIDIUM, एंथ्रीडियम याद रखना, एंथ्रीडियम पुंधानी। अब ये क्या हो गया? नर जनन अंग हो जाएगा। क्या आ जाएगा? नर जनन अंग। नर जनन
अंग हो जाएगा, याद रखना। और इससे क्या बनेगा, तो इससे बनेगा नर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा, इससे बनता है नर युग्मक। क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। अभी हम बात करेंगे नर युग्मक की। नर युग्मक छोटा सा होता है, इस प्रकार की संरचना में होता है, हल्का सा देखा जाए तो इस प्रकार से हल्की छोटी सी रचना होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, नर युग्मक। और ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हो इसको बोला जाता है जैकेट। क्या बोला जाता है, जैकेट बोला जाता है। इतना याद रखना। अब इसका कैसा शरीर आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे ओवल या राउंड। ओवल या राउंड, गोल गोल दिख रहा है ना। क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, सही स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? ओवल या राउंड, सही स्क्रीन दिख रही? मेरे में ही फिर ऐसा ऐसा हो रहा है कुछ। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे यहाँ ऐसी लाइट सी जल रही है। चलिए छोड़ो, आप लोगों को क्लियर दिखना चाहिए, आप बता देना अगर कोई भी दिक्कत आए तो, ठीक है। तो इसका ओवल या राउंड आकार होता है, ओवल या राउंड आकार होता है। ओवल या राउंड आकार का होता है। यस, क्लियर दिख रही है, वो उसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी स्क्रीन में। हाँ चलिए होने दो, उसमें कुछ हो रहा है, छोड़ो, आप यहाँ ध्यान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं। अब हम चलो, ये तो हमारा पुंधानी पुरुष वाला भाग है। अब हम मादा वाला भाग और देख लेते हैं। मादा वाला भाग, ये देखो मादा वाला भाग और बना देता हूँ मैं यहाँ पर। मादा वाला भाग तो सरल ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, सब जगह ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा इधर हल्का सा। चलिए इस प्रकार से ये मादा वाला भाग होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये इसकी नेक होती है, गर्दन भी होती है इसमें, याद रखना। और बीच में ये वाला, ये भी भाग होता है, एग वाला भाग। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसको ये कौन, पहले तो इसका नाम लिख देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, स्त्रीधानी आ जाएगा। ये क्या जाएगा, स्त्रीधानी आ जाएगा। स्त्रीधानी, आर्कीगोनियम क्या बोला जाता है, अगर इसको देखा जाए तो इसे बोल दिया जाता है आर्कीगोनियम। ARCHEGONIUM, आर्कीगोनियम बोला जाता है। और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या करता है, एग सेल है। ये एग सेल मतलब यही क्या बनाता है, अंडाणु बनाता है, याद रखना। ये क्या बनाता है, अंडाणु, एग सेल हो जाएगा। और ये क्या बनाता है, नर युग्मक बनाता है। अभी हम उसका भी नाम देखेंगे। चलो, नर युग्मक को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पुमंग बोला जाता है। एंथेजॉइड बोल देते हैं, एंथेजॉइड। ANTHEZOIDE, ठीक है। तो नर युग्मक क्या है, पुंधानी, और इसको बोल दिया जाता है हिंदी में पुमंग के नाम से जाना जाता है। नर युग्मक याद रखना, ठीक है। हिंदी में से पुंधानी और नर युग्मक, इतनी चीज़ें आप सभी लोग क्लियर करते चलना। अब हम चलते हैं, ठीक है। और ये जो नर युग्मक होता है, इसका आकार कैसा होता है, नर युग्मक का आकार कैसा होता है, कोमा आकार का। कोमा लगाते हैं ना हम, कोमा आकार होता है इसका। कैसा होता है, कोमा आकार का ये होता है। इतना क्लियर। अब इसमें एग सेल पाया जाता है। और ये जो आप भाग देख रहे हो, ये इसका नेक वाला भाग होता है, तो इसे बोलते हैं नेक सेल, NECK, नेक सेल, गर्दन वाला भाग। और जो उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ना, इसको इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इस भाग को बोला जाता है बेंटर। क्या बोला जाता है, BENTER, बेंटर। नाम कुछ अलग अलग दिखेंगे, अंडधा, ये पूछा जाता है। देखो कभी कभी क्या कर देता है, वो कठिन क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे पूछ देता है कि भैया बताइए, ब्रायोफाइटा की मादा जनन अंग का भाग है या नहीं है। वो आपको दे देगा एंथेजॉइड, नेक सेल, वेंटर,
एग सेल। तो या फिर वो दे देगा बेंटर किस में पाया जाता है, बोल देगा स्त्रीधानी, पुंधानी, नर मादा युग्मक, अपना कुछ भी दे देगा वो। तो आपको इतना क्लियर करना है, इतना याद आपको रखना है। तो अब हम आगे चलने वाले हैं। मादा जनन अंग जो आपको दिख रहा है ये फ्लास्क के जैसा दिख रहा है आपको, थर्मस के आकार का फ्लास्क, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये भी पूछ लेता है, फ्लास्क के आकार का, फ्लास्क के आकार का दिखाई दे रहा है। और ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, कवर सेल। ये कवर सेल, कवर सेल होता है। अब ये इमेच्योर वाला भाग है, कैसा है, इमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ, 18 साल का नहीं हुआ, ऐसे मान लो आप। जैसे ही मैच्योर होता है तो ये वाला भाग टूट जाता है और ये वाला भाग खुल जाता है, और यहाँ से ये कॉमा वाला भाग बहते हुए आता है पानी से, और बहकर कहाँ चला जाएगा, बहते हुए कहाँ जाएगा, पानी के द्वारा। लिख देता हूँ मैं ऐसे, ये देखो, ये बहते हुए जैसे बारात आती है ऐसे ये बहते हुए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर। तो ये कैसे आएगा, पानी के द्वारा बहते हुए, पानी के द्वारा बहते हुए, बहते हुए कहाँ पहुँचेगा, वहाँ पर पहुँचेगा। तो ये पानी के द्वारा बहते हुए जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नर युग्मक पानी में तैरकर मादा युग्मक तक पहुँच पाता है, इसीलिए इस निषेचन को बोला जाता है जूडियोगेमी। जूडियोगेमी, जूडियो का नाम सुना होगा आपने, जूडियोगेमी याद रखना, इंग्लिश नाम है तो मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। जूडियोगेमी, जूडियोगेमी निषेचन के नाम से इसे जाना जाता है, निषेचन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया ब्रायोफाइटा में निषेचन कैसा होता है, तो आप बोलोगे जूडियोगेमी निषेचन होता है। इसमें कैसा होता है, जूडियोगेमी मतलब पानी के द्वारा हो रहा है, पानी के द्वारा जो निषेचन हो रहा है, पानी में बहकर स्पोर जा रहा है। कैसे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, तो याद रखना जूडियो। और इसमें जो नर वाला भाग होता है ये छोटा होता है, मादा वाला भाग कैसा होता है, बड़ा होता है। तो मादा युग्मक जो एग होता है उसका आकार बड़ा होता है और वो स्थिर होता है, वो कहीं जाता नहीं है, खुद उसके पास में चलकर कौन आ रहा है, ये नर युग्मक। ये मोटाइल होता है, मतलब ये चलायमान होता है। कैसा होता है, नर युग्मक चलायमान होता है, चलायमान, चलायमान होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, याद रखना, इसको बोला जाता है ऊगेमी। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन इसमें होता है उसको ऊगेमी बोला जाता है, ऊगेमी। अंड युग्मजी, ये भी याद रख लो, इनमें ऊगेमी, ऊगेमी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, याद रखना एक बार, OOGA, ऊगेमस, MUS। और हिंदी नाम क्या हो जाएगा इसका, आपको याद रखना है, अंड युग्मजी, अंड युग्मजी, युग्मजी, अंड युग्मजी। तो याद रखना, बिल्कुल सरल सा है, अंड युग्मजी। बस एक मिनट रुकना। कब लाइट का भरोसा नहीं रहता मुझे, याद रखना। तो इतना सभी को क्लियर हो गया। अंड युग्मजी, ऊगेमी। ऊगेमी का मतलब क्या होता है, तो याद रखना, ऊगेमी का मतलब होता है कि यहाँ जहाँ पर नर भाग कैसा होता है, अधिकतर जगह ऊगेमी होता है। ऊगेमी हमारे अंदर भी कौन सा होता है, ऊगेमी, ऊगेमस, अंड युग्मजी निषेचन होता है। तो इस निषेचन वैसे में अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, अंड युग्मजी क्या होता है, निषेचन होता है, निषेचन। अब जो निषेचन अंड युग्मजी हो रहा है सब जगह ऐसे ही होता है, इसमें शुक्राणु छोटा रहता है, मतलब जो मेल वाला भाग छोटा होता है, मोटाइल होता है, वो खुद चल के मादा वाले भाग पर पहुंचता है, मादा वाला भाग बड़ा होता है। तो ऐसे निषेचन को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे ऐसे निषेचन को बोला जाता है अंड युग्मजी। तो इतना सभी को क्लियर हुआ, बताइए, इतना सभी को क्लियर हो गया, पूरी की पूरी चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है इतनी क्लियर हो गई। आज हम ऐसा करते हैं कि ब्रायोफाइटा में इतना ही करते हैं, कल हम इसकी प्रोसेस देखेंगे और कल हमको क्या पढ़ना है, हॉर्नवेट, लिवरवर्ट क्या होता है, साथ ही साथ हम कल बात करने वाले हैं मोसेस क्या होती हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और जो लोग अगर टीजीटी, पीजीटी, बिहार पीएससी, संविदा शिक्षक या रेलवे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं पूरी की पूरी बॉटनी,
तो दोस्तों इंतजार मत कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन और वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें प्रॉपर मिल रही हैं, आपको एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो इंतजार मत कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ले सकते हैं। ठीक है, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए धन्यवाद।